Assalamu alaikum everyone. Welcome to Reader online class session. This is me, Professor Ashia Sajid, and today our topic is thermoregulation in mammals. ओके जी, आज हम अपने चैप्टर 15 का लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। हमने इसे लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स को डिस्कस किया था और आज हम थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर मैंने पिछले ही लेक्चर में अगर आपको याद हो हम लोगों ने एंडोथर्मी के बारे में जिक्र किया था, यानी एंडोथर्म्स के बारे में हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑन द बेस ऑफ टेम्परेचर और सोर्स ऑफ हीट एंड द मेंटेनेंस ऑफ देयर टेम्परेचर। तो आज हम उसी में से एक टर्म को पकड़ रहे हैं जिसका नाम है एंडोथर्मी। और एंडोथर्मी में हमने क्या कहा था कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना मेटाबॉलिक हीट जो है यानी अपने जिस्म की हीट को मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, यानी इनका मेटाबॉलिज्म इनफ होता है कि वो अपने जिस्म की हीट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें, और फिर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं। फिर कुछ एक दो पॉइंट्स मज़ीद मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पास जितने भी एंडोथर्म्स एनिमल्स यानी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके जिस्म का टेम्परेचर मोस्टली 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, जितने भी एंडोथर्म्स हैं इनका मोस्टली टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये ज़्यादातर एंडोथर्म्स में हायर एनिमल्स आते हैं, जिस तरह आगे बर्ड्स आगे एंड देन वी हैव मैमल्स। ठीक है, तो एंडोथर्म क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, और इनका बॉडी टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होता है, और इसके अंदर ज़्यादातर हायर एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब इस एंडोथर्मी की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि आपको पता है कि इनके अंदर या हायर एनिमल्स के अंदर हमने क्या रेंज रखी है टेम्परेचर की, 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में मोस्टली जो एंजाइम है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप ये सोचें कि अगर हमारे पास एक एनिमल है जो एंडोथर्म से बिलोंग करता है और उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, तो अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है तो इट्स मीन उसके एंजाइम हर वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है इस रेंज के अंदर, तो मैक्सिमम एंजाइम जो हैं वो उसके इसी रेंज के अंदर यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर काम करेंगे। और जब एंजाइम काम करना शुरू हो जाएंगे तो उनका मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा, और जब मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली उनके जिस्म में एनर्जी या हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से वो अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स। इसके अलावा एक और बड़ा फ़ायदा होता है इनको एंडोथर्म्स को, एक ये कि अगर आप इन एंडोथर्म्स को जिस मर्जी इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दें ये अडॉप्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट को, या हम यूँ कह सकते हैं दे आर हाईली अडॉप्टेबल। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि इनके जिस्म के अंदर एनर्जी जो है वो हर वक्त प्रोड्यूस हो रही है, या यूँ समझ लें कि अगर जिस्म में हर वक्त 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो इट्स मीन एंजाइम हर वक्त काम कर रहे हैं। एंजाइम हर वक्त काम कर रहे हैं तो एनर्जी या हीट हर वक्त प्रोड्यूस हो सकती है। तो दैट्स वाई दे आर हाईली एडॉप्टेबल। तो अगर ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर चले जाते हैं तो ये अपने आप को इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, और यही वजह है कि आज ये हायर एनिमल्स अपनी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इस अर्थ के ऊपर शो कर रहे हैं। डाइवर्सिटी मीन इनकी इकसाम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है इन एनिमल्स के अंदर, और प्लस इन्होंने बहुत से अर्थ के हिस्से को घेरा हुआ है। ठीक है, यानी इनके लैंड के ऊपर या अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली अडॉप्टेबल, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकती हैं, और इनको बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अपने मेटाबॉलिज्म से ही गुजारा कर लेते हैं। अभी हमने बात की कि आप इन्हें किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दें तो ये हाईली अडॉप्टेबल है। तो हमने ये देखना है कि ये किस तरह जो है ये काम करते हैं, मीन्स एंडोथर्मिक रेगुलेशन कैसे होती है इनके अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे एंजाइम को डिस्कस किया, यहाँ पे हमने एंजाइम की जो है एक पिक्चर ऐड कर दी है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट है। अच्छा, एंडोथर्मिक रेगुलेशन पे वापस आते हैं। हमने कहा कि हम इनको किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ दें तो ये हाईली एडॉप्टेबल हैं। तो इन्वायरमेंट हमारे पास दो तरह के हैं, एक है कोल्ड इन्वायरमेंट और एक है वार्म इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम कोल्ड इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो जब हम बाहर जो है वो ठंड होती है तो प्रॉब्लम क्या आता है ऑर्गेनिज्म को? प्रॉब्लम ये आता है कि उसके जिस्म का टेम्परेचर भी
कम होना शुरू हो जाता है। बाहर का टेम्परेचर कम है तो उसके जिस्म का टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। तो अब वो ऑर्गेनिज्म करेगा क्या? वो ऑर्गेनिज्म ये करेगा कि अपने बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा ताकि इस कोल्ड इन्वायरमेंट को compete कर सके। अब ये बॉडी टेम्परेचर किस तरह बढ़ेगा? ये दो तरीकों से बढ़ेगा। या तो इसके जिस्म के अंदर हीट को प्रोड्यूस किया जाए, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाए तो इस हीट को कंजर्व भी किया जाए या बचा भी लिया जाए, ताकि वो हीट लॉस ना हो और जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए। तो अब हम आगे हीट प्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं कि हीट को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि हीट कंजर्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड आता है हीट प्रोडक्शन में शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। शिवरिंग का मतलब होता है कांपने लग जाना, ठीक है। थर्म मीन हीट एंड जेनेसिस मीन टू प्रोड्यूस या जनरेट, मीन्स कांपने से जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब बाहर ठंड होती है तो आपका जिस्म जो है वो कपकपाना शुरू हो जाता है, और कपकपाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स हैं वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के अंदर क्या प्रोसेस है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर कम होता है तो जिस्म कपकपाना शुरू हो जाता है या उसमें शिवरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और जब शिवरिंग स्टार्ट होती है तो आपके जो पट्टे हैं या जो मसल्स हैं वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो हमने ये एक पहला मेथड पढ़ा जिसके थ्रू आप हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इस मेथड का क्या नाम है? शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। जो सेकंड है हमारे पास वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मींस आप हीट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर शिवरिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है? उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक है हार्मोन्स और एक है ब्राउन फैट्स। जो हार्मोन्स हैं स्पेशली हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है जो आपके गले के अंदर मौजूद होता है, जिसकी भी आप पिक्चर देख भी रहे हैं, ये थायराइड ग्लैंड ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जिसकी मदद से ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और जब ग्लूकोज टूटता है तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। तो हम कह सकते हैं कि हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय हार्मोन्स एज वेल। और हार्मोन में कौन सा हार्मोन है? थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, जिसका क्या काम है कि वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म होती है ग्लूकोज की, और वहाँ से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। जो हमारे पास उससे अगला है जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आता है वो हमारे पास आते हैं ब्राउन फैट्स। अब ये ब्राउन फैट्स क्या होते हैं कि ये हमारे पास फैट की ऐसी किस्म है जो कि जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इनको फ़ौरन से पहले तोड़ लिया जाता है या इनसे हीट जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है उस वक़्त जब ख़तरा हो जिस्म को कि भाई जिस्म का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। तो ये हमने दो मेथड्स पढ़े नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, और ये आप पिक्चर देख रहे हैं ब्राउन फैट्स की। हीट प्रोड्यूस कर ली है, ठीक है। अब अगली बारी है कि हमने इस हीट को बचा के रखना है, यानी इस हीट को कंजर्व करना है। तो कंजर्व करने के कुछ तरीके जो हैं वो आपके सामने, और कुछ जो है हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगी। फर्स्ट वन आता है वेसो कंस्ट्रिक्शन। वेसो कंस्ट्रिक्शन कौन सा फिनोमेना है? ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर वेसल जो हैं वो सुकड़ जाती हैं और इनका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। तो जब डायमीटर कम हो जाता है तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो वहाँ से जो है हीट जो है वो कम लॉस होगी, और जब हीट कम बाहर निकलेगी तो आप इजीली हीट को बचा सकते हैं। सेकंड वन एक और फिनोमेना है, वो है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमें ठंड लगती है, ठीक है, सर्दियों में आमतौर पे आपके हाथ और पाँव सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन हम लोग ये दिमाग में सोच सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी जो है वो इतनी कैपेबल है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम भी मैमल्स में आते हैं, हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि हम ठंड वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी अपने हीट को रेगुलेट कर सकते हैं, तो हमारे हाथ पाँव क्यों ठंडे रहते हैं? क्या हमारा थर्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस ठीक नहीं चल रहा कि हमारे हाथ पाँव ठंडे हैं और बाकी जिस्म आपका गर्म है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि अगर आपका पूरा जिस्म में हम जिस्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके दो हिस्से करें, और दो हिस्सों में एक हिस्सा हम वो बनाएं कि जो ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसके बगैर आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते, और फिर कुछ वो ऑर्गन्स हैं कि जिनके बगैर आप जिंदा रह भी सकते हैं, ठीक है। अब वो ऑर्गन्स जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कह रहे हैं उनमें आपका दिमाग और दिल आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं जिसमें किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, और फिर कुछ ऐसे हमारे पास जिस्म में हिस्से हैं जो कि इतने ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी भी हैं इन द सेंस, जाहिर सी बात है जिस्म का एक हिस्सा है, लेकिन बनिस्बत वाइटल ऑर्गन्स के एज सच वो अहमियत नहीं रखते, जिसमें आपके पास आर्म्स आती हैं, लेग्स आते हैं।
तो जब आपका जिस्म थर्मो रेगुलेशन का फिनोमेना परफॉर्म कर रहा होता है, यानी हीट को वो पूरे जिस्म में बैलेंस कर रहा होता है, तो सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि वो हीट इन वाइटल ऑर्गन्स को दे, दिल को दे, दिमाग को दे, और उसके बाद जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लिवर है, स्टमक है, इन सब को जो है वो प्रॉपर हीट प्रोवाइड करे। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर हीट के साथ काम करेंगी तो आपका जिस्म काम करेगा। अदरवाइज आपके हाथ पांव ठंडे भी रह जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है। इस वजह से आपने ये नहीं समझना कि जो हमारे पास अगर हमारे हाथ पांव ठंडे रहते हैं सर्दियों के अंदर तो हमारे जिस्म के अंदर थर्मो रेगुलेशन नहीं हो रही। आपकी बॉडी की सबसे पहली प्रेफरेंस ये होती है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को पहले हीट प्रोवाइड की जाए, उसके बाद जो हीट बच जाती है वो आपके आर्म्स और लेग्स को प्रोवाइड की जाती है। तो ये भी एक हीट कंजर्वेशन का फिनोमेना में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एनिमल जो है अपने पास फर रखते हैं, यानी उनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, और वो बाल को जो है वो अपने खड़ा कर लेते हैं, और इनके जब बाल खड़े होते हैं तो बीच में क्या हो जाती है, एयर लॉक हो जाती है, और ये एयर इंसुलेशन का काम करती है, और इस इंसुलेशन से क्या होता है कि जिस्म की हीट बाहर नहीं जा सकती, वो लॉक हो जाती है इनसाइड द बॉडी। तो ये भी हमारे पास एक मेथड है जिसके थ्रू हम हीट को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक और फिनोमेना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो था फैटी लेयर का, कि जो हमारे पास स्किन है, स्किन के नीचे आपके पास एक फैट की प्रॉपर लेयर होगी या एडिपोज टिश्यूज़ की होगी, और ये क्या करते हैं कि ये भी इंसुलेशन का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जिस्म की हीट जो है वो इनसाइड द बॉडी लॉक हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लबर का। कुछ हमारे पास ऐसे मैरीन मैमल जिसमें आते हैं वेल और सील्स, इनके पास बहुत थिक ब्लबर या फैट की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये जिस्म है वेल का, तो सबसे पहले ये इसके जो हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे सारे, और ये इतनी मोटी जो आपको तय नज़र आएगी, ये चर्बी की नज़र आएगी, ठीक है। और इस चर्बी की तय को हम ब्लबर कहते हैं। अगर हम इस पिक्चर में देख लें तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा कि ये हमारे पास वेल है, और वेल को जब हमने जो है आप देख सकते हैं इसको हमने काटा है तो आपको बहुत बड़ी वाइट कलर की चर्बी की तय नज़र आ रही है। तो ये सारा कुछ क्या है, ये आपके पास ब्लबर है, और ब्लबर क्या हेल्प करता है कि हीट को कंजर्व करता है ड्यूरिंग कोल्ड इन्वायरमेंट। और इसी तरह का ब्लबर आपको सील में भी मिलेगा, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो ये हमने सारे मेथड पढ़े जिसके अंदर हम हीट को कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि अगर बाहर ठंडा इन्वायरमेंट हो जाए तो आप किस तरह हीट को प्रोड्यूस करेंगे और किस तरह हीट को बचाएंगे। अब हम चलते हैं गर्म इन्वायरमेंट की तरफ, यानी बाहर गर्मी हो तो प्रॉब्लम क्या होगा हमें। अगर बाहर गर्मी है तो जाहिर सी बात है, बाहर गर्मी है तो वही हीट जो है वो आपके जिस्म में भी एंटर होने की कोशिश करेगी, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। अब इन रिटर्न आपकी बॉडी क्या सोल्यूशन जो है वो अख्तियार करेगी, वो ये करेगी कि किसी ना किसी तरह इस तरह मैनेज किया जाए या ऐसी स्ट्रेटजीज प्लान की जाएं जिसके थ्रू बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाए, यानी डिसिपेशन ऑफ हीट की जाए, यानी हीट को बाहर निकाला जाए या लॉस ऑफ हीट को ज़्यादा किया जाए। तो इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैरीन मैमल्स हैं। मैरीन मैमल्स क्या करते हैं कि जब इन्हें लगे कि बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो ये अपने जिस्म के अंदर ब्लड वेसल्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। अब ब्लड वेसल्स की तादाद जब ज़्यादा हो जाती है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर ब्लड का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा, और जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा तो उसी ब्लड के अंदर से हीट भी स्किन के थ्रू बाहर जो है वो निकल जाएगी। तो इस तरह बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी टेरेस्ट्रियल मैमल्स क्या करते हैं। अगेन स्वेटिंग है। स्वेटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इवेपोरेशन होती है, और इवेपोरेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह हमने नेक्स्ट डॉग्स में एक फिनोमेना पढ़ा था जिसका नाम है पेंटिंग। पेंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो डॉग्स हैं ये अपनी ज़ुबान को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और इनके लंग्स जो हैं वो ऐसा फिनोमेना परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू जो है वो हीट लॉस हो जाती है। इसी तरह जो हमारे पास बैट्स हैं, बैट्स क्या करते हैं कि अपने सलाइवा और अपने यूरिन के थ्रू जो है वो हीट को लॉस करते हैं। ठीक है जी। हमारे पास बैट्स क्या है कि अपने सलाइवा और यूरिन के थ्रू हीट लॉस यानी अपने जिस्म से एक्सेस हीट को बाहर निकालते हैं।
फिर आते हैं फाइनल हायर, सबसे ज़्यादा हायर एनिमल पे जो हमारे पास ह्यूमन है। ह्यूमन के अंदर हमने देखना है कि फीडबैक मैकेनिज्म किस तरह चलता है और थर्मोस्टेट का क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले लफ्ज़ थर्मोस्टेट का क्या मतलब है। थर्म का मतलब होता है हीट और स्टेट मीन एक जैसा रहना। मीन्स आप इंसान के अंदर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म चलाते हैं जिसकी मदद से हीट बिल्कुल उसके जिस्म में एक जैसी रहती है या मेंटेन रहती है, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म का नाम है फीडबैक मैकेनिज्म। और ऐसा ऑर्गन जो कि थर्मोस्टेट के तौर पे काम कर रहा है आपके जिस्म में, वो है हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन दी गई है कि जिस्म का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहना चाहिए। फिर शुरू के लेक्चर्स में आपको याद हो फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, और फीडबैक मैकेनिज्म में हमने कहा था कि 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक है रिसेप्टर जो सिग्नल रिसीव करता है, फिर से सिग्नल जो जाते हैं ब्रेन के पास यानी CNS के पास, और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए हमारे पास इफेक्टर्स होते हैं। तो अब हमने देखना है कि एक इंसान को जब हम 2 तरह की इन्वायरमेंट में से गुजारते हैं, एक वो इन्वायरमेंट जिसमें टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो गया और एक वो इन्वायरमेंट जब टेम्परेचर कम हो गया है, फिर थर्मोस्टेट यानी हाइपोथैलेमस क्या काम करता है या आपके जिस्म के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे परफॉर्म होती है। सबसे पहले आता है आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा हो गया यानी गर्मी है, तो क्या होगा कि आपके जिस्म के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। अब ऐसे रिसेप्टर्स जो कि इस हीट के सिग्नल्स को रिसीव करेंगे, इन रिसेप्टर्स का नाम होता है थर्मो रिसेप्टर्स। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद हैं? स्किन के अंदर मौजूद है। अब थर्मो रिसेप्टर्स को पता चल गया कि भाई बाहर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अब ये सिग्नल जो है वो आपको जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन के किस हिस्से में? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस को ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। अब हाइपोथैलेमस जिस्म में वो हिस्से ढूंढेगा जिसकी मदद से वो टेम्परेचर कम करेगा और वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी को लेकर आएगा। तो वो 2 हिस्से कौन सी हैं? एक है आपके पास ब्लड वेसल्स और दूसरा है आपके पास स्वेट ग्लैंड्स। ब्लड वेसल्स के थ्रू वो वैसोडाइलेशन करेगा और स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू वो इवेपोरेशन करेगा, और इवेपोरेशन के थ्रू क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट होगा, और इन दोनों के थ्रू क्या होगा? टेम्परेचर हम कम कर लेंगे। तो जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम बाहर गर्म इन्वायरमेंट से compete कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फिनोमेना हुआ फीडबैक मैकेनिज्म का कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किस तरह बॉडी स्ट्रेटजीज अपनाएगी कि उस टेम्परेचर को कम किया जाए। अच्छा जी, फिर दूसरी हम कंडीशन देते हैं बॉडी को, वो ये है कि जब टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, तो अगेन थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो स्किन में मौजूद हैं, उनको सिग्नल मिल चुका है कि भाई टेम्परेचर कम हो चुका है, और फिर यही सिग्नल जो है वो आगे ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को पता लगता है या इंफॉर्मेशन मिलती है कि बाहर जो है वो टेम्परेचर कम हो गया है। फिर वो जिस्म में ऐसे बंदों को ढूंढेगा जिसकी मदद से वो टेम्परेचर को अब ज़्यादा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेगा कि स्वेटिंग के काम को बंद करेगा, क्योंकि आपको पता है जो स्वेटिंग है वो टेम्परेचर कम कर देती है और वो हमें काम नहीं चाहिए, इस वजह से स्वेटिंग मुकम्मल बंद हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि हीट को जिस्म में प्रोड्यूस करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ थर्मोजेनेसिस। वो थर्मोजेनेसिस शिवरिंग भी हो सकती है, वो थर्मोजेनेसिस नॉन शिवरिंग भी हो सकती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जब आपने हीट प्रोड्यूस कर ली है थर्मोजेनेसिस के थ्रू, फिर इस हीट को बचाना भी है, और इस हीट को बचाने के लिए हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करेंगे। वैसो कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं वो सुकड़ जाएंगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हीट लॉस कम होगा। तो जब जिस्म के अंदर हीट बची रहेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और अब हमारा जिस्म इस डिक्रीज टेम्परेचर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। आपके बुक के अंदर इस तरह की एक पिक्चर बनी होगी। इस पिक्चर को आप इस तरह ड्रॉ नहीं करेंगे, आप लोग सिंपल जो एक ब्लॉक डायग्राम है वो बनाएंगे, जो आपको अक्सर मैंने बनाना भी सिखाई है। इसका फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रेन है, आप ब्लॉक बनाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे जी ये ब्रेन हमने बनाया। फिर इसी तरह यहाँ पे आप वेसल्स बनाने के बजाय यहाँ पे फिनोमेना लिख देंगे कि भाई वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, वैसो डायलेशन हो रही है। अब जो जितना हमने पिछला पढ़ा है कि फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें हमने कभी टेम्परेचर को डिक्रीज किया है, कभी टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, तो अब हमने अब इसी पिक्चर के अंदर जो है वो हम सारा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है और आपने इस इम्बैलेंस को ख़त्म करना है और वापस होम्योस्टेसिस की तरफ लेके आना है, यानी नॉर्मल अपनी बॉडी को फंक्शनिंग पे लेकर आना है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फ्रॉम 35.6 ये ऑलमोस्ट 36 बनता है, एंड 37.8 ऑलमोस्ट 38 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको क्या सिग्नल मिला है?
सबसे पहले आपके पास जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं उन्हें ये पता चला है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो इसे डिटेक्ट कर लेंगे और इसका सिग्नल कहाँ भेजेंगे, ब्रेन की तरफ। फिर ब्रेन क्या करेगा कि चूँकि बाहर गर्मी हो गई है तो क्या रिलीज़ करेगा, स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगा और फिर साथ में वैसो डायलेशन जो है वो कर देगा। ठीक है जी, और जैसे ही वेसल डायलेशन होगी, यहाँ पे लफ्ज़ देखते हैं वेसल डायलेट हो जाएंगी, वेसो डायलेशन होगी तो इन दोनों फिनोमेना की वजह से टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा और वो वापस जो है वो होम्योस्टेसिस पे आ जाएगा। ठीक है जी, फिर इसी तरह ही फॉर एग्जांपल अब आपके पास जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, यानी बाहर सर्दी है, आपके जो स्किन है उसने रिसीव कर लिया सिग्नल के बाहर जो है वो टेम्परेचर कम हो गया है और ये मैसेज जाता है आगे ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करता है कि आगे दो काम करेगा, एक वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा, यानी वेसल्स को जो है वो छोटे साइज़ का कर देगा, और दूसरा साथ क्या कर देगा, थर्मोजेनेसिस। इसमें यहाँ पे मसल बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो रही है। और आपको पता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि इंसान कांपना शुरू कर देता है, और कांपता क्यों है, क्योंकि उसके मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट जब ये दोनों फिनोमेनाज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वापस से मेनटेन हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर वापस से आपका होम्योस्टेसिस मेनटेन हो जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक जिसका नाम है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया को हम आम तौर पे बुखार कहते हैं, यानी फीवर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब फीवर क्या होता है, यानी बुखार क्या होता है कि जब आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया। ठीक है, आमतौर पे हम बुखार को यही कहते हैं कि जब जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं जी इसको बुखार हो गया। अब इस पायरेक्सिया के फिनोमेना को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, फिर उसके बाद आपको आगे समझ आएगा। एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को कहती हूँ कि फ़लानी क्लास में से जाकर रोल नंबर 3 वाले स्टूडेंट को बुला कर लाओ। ठीक है जी, अच्छा अब वो बुला कर ले आता है, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे अगेन बच्चे को कहती हूँ कि आप इधर आए, रोल नंबर 3 वाले स्टूडेंट को फ़लानी क्लास में से बुला कर लाएँ। अब मैंने उसको एक पर्ची के ऊपर लिख दिया है कि भाई रोल नंबर 3 वाला स्टूडेंट जो है वो मेरे पास है। अब किसी तरह समहाउ इस तरह होता है कि ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, 3 की जगह आ जाता है 31, तो वो बच्चा जो है वो जाके 31 वाले रोल नंबर वाले बच्चे को बुला के ला लेता है। अब गलती किसकी होगी, गलती ना मेरी है ना गलती उस बच्चे की है जो बुलाने गया है, गलती असल में इस पर्ची की है जिसपे इंफॉर्मेशन गलत लिख दी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमें फीवर होता है तो आप क्या समझते हैं कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया है, और अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। तो जब हमारे पास फीवर होता है तो क्या हम ये समझे कि हमारा फीडबैक मैकेनिज्म फेल हो गया? बिल्कुल नहीं, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल एक्यूरेट तौर पे काम कर रहा होता है। और ये असल में बुखार होता कैसे है कि जब आपके जिस्म में कोई बैक्टीरिया या वायरस अटैक कर देता है तो आपके जिस्म के अंदर जो फौज है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके अंदर से जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक्टिव होने के बाद पायरोजिन को रिलीज़ करते हैं। पायरोजिन एक केमिकल है और ये ऐसा केमिकल है जो जिस्म के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब जब बढ़ा देता है, फॉर एग्जांपल आपके जिस्म का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वायरस ने अटैक किया, बैक्टीरिया ने अटैक किया, आपकी फौज जो है वो एक्टिव होगी और उस एक्टिव फौज ने क्या किया है, पायरोजिन को रिलीज कर दिया। पायरोजिन एक ऐसा केमिकल है जो टेम्परेचर को बढ़ा देगा। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन अब बॉडी को मिली है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो फीडबैक मैकेनिज्म अब इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर को नहीं देखेगी, जो इसे अब न्यू इंफॉर्मेशन मिली है इसके मुताबिक वो है काम करेगी। तो फीडबैक मैकेनिज्म बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। मसला कहाँ पे आता है, उस पर्ची का या उस इंफॉर्मेशन का जो गलत आगे कन्वे कर दी गई है। ठीक है, और ये किसकी वजह से हुई है, ना तो आप ये कह सकते हैं इसमें फीडबैक मैकेनिज्म का कसूर है, ना आप ये कह सकते हैं कि जिसमें किसी बॉडी का कसूर है। इसमें कसूर है आपके बैक्टीरिया और वायरस का, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने स्ट्रेटजी अपनाई है और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया। तो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मैसेज फीडबैक मैकेनिज्म को मिलता है तो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को रेगुलेट करना शुरू कर देती है, जिससे आपका बुखार जो है वो काफ़ी दिनों तक रहता है। लेकिन फिर एट द सेम टाइम हमें इसका फ़ायदा भी है, ये फीवर जो है वो इससे फ़ायदा भी है। एक ये कि आपका एकदम फौज जो है वो जाग जाती है,
ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एकदम आपका जाग जाता है या बेहतर सूरत हाल में आ जाता है। प्लस ये बुखार जो होता है ये हमें सिम्टम दे रहा होता है कि आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन मौजूद है, जो इन फ्यूचर जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपने इसकी प्रॉपर मेडिकेशन ना ली। तो मेडिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, हम मेडिकेशन में एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब ये होता है कि जो इस पायरोजिन के खिलाफ लड़ती हैं, और फिर क्या होता है कि ये पायरोजिन के असर को कम करती हैं, जिससे टेम्परेचर कम होता है और वापस से जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर आता है। फिर ये नया टेम्परेचर की जो इंफॉर्मेशन है वो फीडबैक मैकेनिज्म को मिलती है, और फीडबैक मैकेनिज्म अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और आपका बुखार भी कम हो जाएगा या उतर जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।